हाल ही में मेवात में जो कुछ भी हुआ है वो बहुत बड़ी घटना है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि दुनिया, हमारा देश इस घटना से कुछ सीख ले और इस घटना को हमेशा के लिए याद रखे। फ्यूचर में मेवात जैसी घटना ना हो, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? मेवात की घटना इतनी सीरियस क्यों है, इसको हम या फिर मैं इतना सीरियसली क्यों ले रहा हूँ, इन सारे सवालों के जवाब आज के पॉडकास्ट में मैं आप लोगों को देने की कोशिश करूँगा। नमस्कार, मेरा नाम है अक्षय कुलकर्णी। फिर एक बार मेरे YouTube चैनल को ट्यून करने के लिए बहुत दिल से थैंक्स। किसी चीज़ को अगर आप समाज को कन्विंस करना चाहते हो तो उस चीज़ को बार बार बताना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आज के पॉडकास्ट में कुछ वो मुद्दे जो पिछले पॉडकास्ट में मैंने कवर करे थे उनको मैं जानबूझकर रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहला मुद्दा ये कि मेवात में जो कुछ भी हुआ वो एक कम्युनल वायलेंस था और वो कम्युनल वायलेंस एग्जैक्टली क्यों हुआ था ये हम लोगों को जानना ही पड़ेगा, क्योंकि हमको मीडिया ये नहीं दिखा रही है। स्पेशली ललन टॉप जैसे जो पोर्टल्स है वो तो प्रोपोगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑडियो कुछ और चल रहा है, विजुअल्स में कुछ और दिखा रहे हैं। एक इतनी खूंखार भीड़ वहाँ पर इकट्ठा हो चुकी है जो हिंदुओं के ऊपर गोलियां चला रही है, वो इनको नहीं दिखाई दे रहा है ललन टॉप वालों को, बल्कि यह आपको दिखा रहा है तस्वीरें कि जहाँ पर हिंदू भाई हमारे जो है वो हाथ में पत्थर या ईंटें लिए हुए हैं। अगर आपके ऊपर कोई अटैक कर रहा है तो आप उसको रिटेलिएट कैसे करेंगे? अगर आप रिटेलिएट कर रहे हैं तो वो भी गुनाह है, तो आप क्या करेंगे? मैं और एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। जो भी मेवात में हुआ है इसमें आपको बताया जा रहा है कि इतने लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ, इतने लोगों पर एफआईआर हुआ, लेकिन इसमें उन्होंने दो पार्टीज में डिवाइड किया है। एक हिंदू पक्ष भी है और दूसरा कम्युनल पक्ष भी है। कम्युनल पक्ष के ऊपर ही एफआईआर होना चाहिए था ना, क्योंकि दंगे का इनिशिएशन तो उन्होंने ही किया था। अब उस दंगे का प्रतिकार मैंने किया तो मेरे ऊपर एफआईआर कैसे हो सकता है? आपको लग सकता है कि ये सिर्फ वहाँ पर हुआ होगा। कहाँ पर? मेवात में, हरियाणा में नहीं, कोल्हापुर में भी ऐसा ही हुआ था। कोल्हापुर में औरंगजेब का स्टेटस लगाने के ऊपर हंगामा हुआ था। ये स्टेटस कब लगाया गया था? जब छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी का राज्याभिषेक दिवस था। उस दिवस के मौके पर हमारे इमोशंस को हर्ट करने के लिए, हमारे इमोशंस को कुचलने के लिए इस तरह का स्टेटस वहाँ पे लगाया गया था। लेकिन जब हमारे लोग वहाँ पर गए पुलिस स्टेशन में और उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि आप एक्शन लीजिए, तो वो एक्शन ही नहीं ले रहे थे। तो जब वो एक्शन नहीं ले रहे थे तो धीरे धीरे करके वो थोड़ा विरोध प्रतिरोध ऐसे होते गया। उसके बाद ये जो हमारे भाई प्रोटेस्ट कर रहे थे कि आप ये जो आक्षेपार्ह स्टेटस है इसके ऊपर एक्शन ले लीजिए, तो इनके ऊपर पथराव होने लगा। वहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया में पथराव होने लगा। जिन्होंने पथराव किया उनके ऊपर कोई केस नहीं, लेकिन जो पुलिस स्टेशन के सामने खड़े थे ना, आपने सामाजिक शांति भंग करने की कोशिश करी है ऐसा बताकर बहुत हेवी केसेस उनके ऊपर लगाए गए हैं। तो इस तरह का अत्याचार, अन्याय अगर आपके ऊपर हो रहा है तो आपको सजग तो होना पड़ेगा। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहता हूँ। मैं किसी भी रिलीजन को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता। देखिए, हर किसी का मानना होता है। अगर आपको आपका मजहब प्यारा है तो आई डोंट माइंड, डेफिनेटली होना भी चाहिए। मुझे मेरा धर्म प्यारा है, मेरे धर्म के लिए मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर कीचड़ को साफ करना है तो कीचड़ में उतरना पड़ता है। मैं ये अगर धर्म और मजहब के बीच में जो क्लैशेस है उनको अगर मिटाना चाहता हूँ तो मुझे इस कीचड़ में उतरना पड़ेगा, और इसलिए मुझे ये हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन इस तरह से कहना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बाकी लोगों को कम आंक रहा हूँ। तो जब यहाँ पर ये मेवात की बात मैं सुन रहा था तो कुछ सवाल वहाँ पर खड़े किए जा रहे थे कि हिंदू लोग जो है वो बहुत असहिष्णु हैं और वो हथियार लेके कैसे पहुँचे, उनके हाथ में पत्थर कैसे आए। तो मुझे समझ में नहीं आता इस सवाल को मैं हंसूं या रोऊं, क्या करूं मैं? अगर वो हमारे ऊपर पत्थर बरसा रहे हैं, पेट्रोल बम फेंक रहे हैं और गोलियां चला रहे हैं, तो हम क्या करें? मर जाए क्या? जैसे गांधी जी ने बोला था कि आप अहिंसात्मक तरीके से प्रतिरोध करो और मर जाओ, क्लियर कट बोल दिया था उन्होंने। तो वैसे ही अहिंसात्मक तरीके से उनका प्रतिरोध करते हुए हम मर जाए वहाँ पर हम क्या बोले? भाई साहब कृपया हमारे ऊपर गोली ना चलाए। मैं हाथ जोड़कर ऐसा कहे क्या? हम क्या कहेंगे? हम आप हिंदू समाज के ऊपर इतने आसानी से क्वेश्चन मार्क लगा देते हो, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न हम खुद हिंदू भाई बहन हम स्वयं हैं, क्योंकि हम लोगों में ना गुस्सा नाम की चीज़ ही नहीं है। मेवात में जो हुआ है वो बहुत डेंजरस और बहुत बड़ी घटना है, और मैं कह रहा हूँ कि ये सदियों तक याद रहनी चाहिए, लेकिन हम याद रखते नहीं हैं। हमको इतिहास में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है हमको पता नहीं होता। मंदिर में जा रहे हैं, कावड़ यात्रा लेके जा रहे हैं, कलश यात्रा, जो भी नाम है उसको,
वो यात्रा जा रही है तो आपको दिक्कत क्या है? आप उस यात्रा के ऊपर अटैक करते क्यों हो? और अटैक करना मतलब ये नहीं कि आपने कुछ नारेबाजी करी, आपने सिर्फ कुछ छोटे मोटे पत्थर कंकर फेंके, ऐसा नहीं। आपके पास हथियार है। हथियार आए कहाँ से आपके पास? आपको यह हथियार देता कौन है? मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूँ, मैं जिस भी शहर में रहता हूँ, मान लीजिए मेरे घर में AK-47 है, तो पुलिस आके मेरे ऊपर एक्शन करेगी ना, एक्शन लेगी मेरे ऊपर पुलिस। और पता नहीं कैसे, लेकिन पुलिस को पता जरूर चलेगा कि अक्षय कुलकर्णी के घर में AK-47 है। तो इन लोगों के पास हथियार है, ये पुलिस को पता नहीं चलता क्या? क्या एक रात में उनके पास हथियार आ जाते हैं? एक रात में तो हथियार नहीं आ सकते ना। अगर उनके पास हथियार है तो इसका मतलब उनको हथियार चलाना आता है। अगर हथियार चलाना आता है इसका मतलब यह है कि उनको उसकी आदत है। तो यह आदत कहां पर डेवलप हुई है? हरियाणा में। हरियाणा कहां पर है? सेंटर ऑफ द सिटी, सेंटर ऑफ द कंट्री। यह हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा। इसका जो सीरियसनेस है ना, यह हमको समझ में नहीं आ रहा। और यह मेरी दिक्कत है कि इतनी सीरियस घटना होने के बाद भी अम्हा कायत से हमको क्या है उसका, इस तरह से हम जो रिएक्ट कर रहे हैं, ये रिएक्शन चेंज होना चाहिए। जैसे लास्ट वाले पॉडकास्ट में मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आप गलती को एक्सेप्ट करिए, सबसे पहले आप लूप होल को एक्सेप्ट करिए, उसके बाद उस लूप होल को कैसे इराइडिकेट करना है, उसको कैसे ठीक करना है, वो बाद में सोचेंगे हम। सबसे पहले ये तो मान लीजिए ना कि हाँ ये गलती है। मैं बार बार आपसे सवाल कर रहा हूं, अगर आपके घर में बंदूक होती है तो पुलिस आपके ऊपर एक्शन लेगी कि नहीं लेगी? यहां पर मेवात में यह हाल है कि वहां पर पुलिस नहीं जाती। पुलिस क्यों नहीं जाती? क्योंकि उनको डर लगता है। अब आप मुझे बताओ, हमारे देश में, पाकिस्तान की बात मैं नहीं कर रहा, अफगानिस्तान की बात मैं नहीं कर रहा, हमारे देश में अगर पुलिस को डर लग रहा है किसी पर्टिकुलर मोहल्ले में जाने में, तो उसका इलाज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और ये इलाज करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? सरकार की होती है। सरकार वो जिम्मेदारी नहीं निभा रही है। कांग्रेस ने वो काम नहीं किया, इसलिए हमने कांग्रेस को हटा दिया, बीजेपी को लेके आए। फिर बीजेपी ये हमको बोलती रही कि हमारे पास स्पष्ट बहुमत नहीं है, राज्यसभा में हमारे पास बहुमत नहीं है, हम ठीक से काम नहीं कर सकते, हम लोगों को तुष्टिकरण करना पड़ता है। हमने वो भी मान लिया, हमने उसका भी इंतजार किया, लेकिन हुआ क्या? आपके पास राज्यसभा में मेजोरिटी है, आपके पास लोकसभा में मेजोरिटी है, आपके पास कई सारे राज्य आ चुके हैं, आप कर क्या रहे हो? इतना सब होने के बाद भी जब आप मुस्लिम तुष्टिकरण करते हो तो मेरे रातों की नींद उड़ जाती है, समझ में नहीं आता क्या करे। जब सबसे पहली बार बीजेपी से मेरे को शिकायत थी तो मैंने कहा था, एक बंदे का जब ब्रेकअप होता है ना अचानक से, कि वो बहुत अच्छा रिलेशनशिप उसका चल रहा है, वो लड़की बोलती है फोन करके कि कल से मुझे कॉल मत करो, मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है, मैं शादी करने वाली हूं, तो उसका दिल एकदम से चूर चूर हो जाता है, टूट जाता है। वैसा ही सीन था मेरा, क्योंकि हम मोहब्बत करते हैं बीजेपी से, आज भी करते हैं। लास्ट वाले पॉडकास्ट में मैंने बोला था कि हमारे स्टेक्स है बीजेपी के ऊपर, हम नहीं छोड़ सकते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सब जो हो रहा है, दिस इज डिसअपॉइंटिंग। इससे बहुत गुस्सा आता है, बहुत निराश हो जाता हूं मैं। और अगर इसको ठीक करना है ना, तो हम लोगों को लड़ना पड़ेगा। कई सारे लोग मुझे पूछते हैं अकेले के चिल्लाने से क्या होगा, लेकिन मैं आपको दो चीज़ें यहाँ पर बताना चाहता हूँ, इस सवाल का जवाब, कि अकेले के चिल्लाने से क्या होता है। अकेले के चिल्लाने से दो चीज़ें होती है। एक तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना, कल को अगर मैं मर भी जाऊँगा तो मुझे एक सेटिस्फेक्शन तो रहेगा ना कि मेरी जो कोशिश थी वो मैंने करी थी। आज अगर मैं पॉडकास्टर हूँ तो मैं ये कर रहा हूँ। मैं अगर पुलिस में होता तो यही मेरा फर्ज मैं वहाँ पर निभाता। अगर मैं एक राजनेता होता तो मैं यही फर्ज मेरा वहां पर उस स्केल के ऊपर निभाता। समझ रहे हो आप? आपके जुरिडिक्शन में जितनी चीजें आती है उतनी तो आप करिए ना प्रामाणिकता से, जो मैं कर रहा हूं। नंबर 2, समाज में बदलाव धीरे धीरे आता है, और समाज में बदलाव ऐसे ही आता है। मेरे जैसे कुछ पागल लोग आके चिल्लाएंगे, वो समाज को जागरूक करने की कोशिश करेंगे, समाज सबसे ऊपर पहले उनके ऊपर हंसेगा, उसके बाद उनका विरोध किया जाएगा, और उसके बाद उनको एक्सेप्ट किया ही जाएगा। समाज के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। और इतना चिल्ला के, इतना सीरियसली, इतना डिस्टर्ब हो गए हम लोग, या फिर मैं क्यों कोशिश कर रहा हूं? क्योंकि मेरा सनातन बहुत आगे जाना चाहिए, मेरा सनातन विश्व गुरु बनना चाहिए, मैं हिंदू हूं, मुझे बहुत अभिमान है हिंदू। नहीं, बार बार मैं आप लोगों को बता रहा हूं क्योंकि मैं स्टडी करता हूं। मैं किसी भी चीज को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता। जो चीज सही होती है उसे मैं सही कहता हूं, जो गलत होती है उसे मैं गलत कहता हूं। आप में से कितने लोगों को पता है, एक दौर मेरी जिंदगी में ऐसा था जब मैं रोजे रखता था। बिल्कुल सही सुना, जिस गांव से मैं आता हूं हमारा ग्राम दैवत वो है, और इसलिए हमारे यहाँ ट्रेडिशन है। हमारे गांव में आज भी कई सारे हिंदू रोजे रखते हैं। पता है क्या आपको?
लेकिन जब मुझे पता चला, जब मैंने रिलीजन की स्टडी करने की कोशिश करी, जब उसको मैंने प्रैक्टिकली कंपेयर करके देखा, दो तरह की चीज़ें होती है भाइयों। एक रिलीजन मतलब टेक्स्ट में बताया गया है और दूसरा फॉलो किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप हिंदुइज्म का लेंगे तो हिंदुइज्म में जो डिस्क्रिमिनेशन हम देखते हैं ना आज की डेट में, कास्ट में या फिर वर्णों में जो उच्च नीचता है, वो टेक्स्ट में नहीं है, लेकिन वो प्रैक्टिस में आ चुकी है। वैसे ही अगर आपका टेक्स्ट क्या कह रहा है और आपका आचरण कैसा है, इसको जब मैंने कंपेयर करके देखा और उसके बाद मुझे जो लगा, उसके बाद मैंने जो डिसीजन लेना था वो ले लिया। मैंने आपको इससे पहले भी बता दिया कि मैं तो गांधी जी को एडमायर करता था, गांधी जी मेरे हीरो थे, लेकिन जब मैं गांधी जी को स्टडी करने लगा तो मुझे पता चला कि ये तो बहुत खोखला इंसान है, ये तो बहुत खोखला नेता है। अगर आपको यकीन नहीं है तो कभी आप आगा खान पैलेस जाके आइए, पुणे में है, अहमदनगर रोड के ऊपर जाके आइए, एक बार वो म्यूजियम विजिट करिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएगी वहां पर जाके आने के बाद। तो इस तरह से मैं जब स्टडी करता गया, मेरी आंखें, वो पर्दे जो थे वो खुल रहे थे, मैं आगे बढ़ रहा था। आपको भी वही करना चाहिए। और अगर मेरी मजहब में कमियां होती तो मैं गिनाता। अब देखिए, मैं बीजेपी का सपोर्टर हूं ना, मैं खुद बीजेपी हूं ना, लेकिन बीजेपी की कमियां हैं तो मैं गिनवा रहा हूं ना। ऐसा थोड़ी ना है कि नहीं बीजेपी है तो ठीक है, मोदी जी है तो ठीक है। मोदी जी को तो मैं भगवान मानता था ना, आंसू आते थे मेरे आंखों में मोदी जी का स्पीच सुनते हुए, इतना इमोशनली अटैच्ड था मैं मोदी जी से। इतना अटैच होने के बाद भी आज मैं उनको क्रिटिसाइज कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि उनमें गलती है। वैसे ही अगर मेरे रिलीजन में, मेरे धर्म में अगर मिस्टेक्स होती तो मैं उनको क्लियरली गिनवा देता आप लोगों के सामने, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम आज चुप बैठेंगे तो कल भारत का पाकिस्तान बनेगा, आज हम चुप बैठेंगे तो भारत का अफगानिस्तान बनेगा, आज हम चुप बैठेंगे तो भारत का बांग्लादेश बनेगा। क्या आपको बांग्लादेश मंजूर है? क्या आपको मानवीयता के दृष्टिकोण से अफगानिस्तान मंजूर है? क्या आपको मानवीयता के दृष्टिकोण से पाकिस्तान मंजूर है? और इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, हमको लड़ना पड़ेगा, हमको मानवता के लिए लड़ना पड़ेगा, हमको शांति के लिए लड़ना पड़ेगा। अगर किसी इंसान को बुखार आता है, किसी बच्चे को बुखार आता है, तो उस बुखार को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ता है? वॉयलेंस। उस बच्चे को नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी माँ उसका हाथ पकड़ रही है, बाप उसका पैर पकड़ रहा है और डॉक्टर बहुत ही ब्रुटैलिटी से उसे इंजेक्ट कर रहा है। ये वॉयलेंस नहीं है क्या? तो ये करना पड़ता है, क्यों? बुखार को ठीक करने के लिए। वैसे ही शांति को अगर प्रस्थापित करना है तो हम जैसे कुछ लोगों को चिल्लाना पड़ेगा। ये नॉन वॉयलेंस ही है। इस नॉन वॉयलेंस की जो थियरी है उसको समझने की कोशिश करिए और सबसे पहले अवेयर हो जाइए। जो हो रहा है उसे समझिए, हेजिटेट मत करिए इस तरह की चीज़ों को डिस्कस करने में। मैं भी तो हेजिटेट कर सकता हूं, लेकिन आज इस तरह से पॉडकास्ट बनाकर अगर मैं यूट्यूब के ऊपर डाल रहा हूं तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस चीज़ की गंभीरता को समझने की कोशिश करिए और आज ही जागरूक हो जाइए। मैं आने वाले दिनों में आपको और चीज़ें बताऊंगा कि किस तरह से हम क्या एक्शंस ले सकते हैं और क्या करने से हम विश्व में फिर एक बार शांति प्रस्तापित कर सकते हैं, देश में फिर एक बार शांति प्रस्तापित। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, सनातन का प्रबल होना विश्व के लिए, देश के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि मेरा धर्म है इसलिए मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ। और इसलिए ये जो मेवात में घटना हुई है बहुत ही शर्मनाक घटना है और मीडिया इसको उस तरह से नहीं दिखा रहा। देखिए, राजनीति आपके साथ नहीं है, मीडिया आपके साथ नहीं है, आपको जो कानून है मतलब जो जुडिशरी है वो आपके साथ नहीं है। क्या करेंगे आप? आपके पास पॉलिटिकल निगोसिएशन होना चाहिए। मान लीजिए एक गाड़ी में आप बैठे हैं, बहुत बड़ी बस है और उसका ड्राइवर यानी पॉलिटिशियन से अभी जो भी समाज व्यवस्था है अच्छी नहीं है, वो गाड़ी को ठीक से नहीं चला रहा, तो इसमें क्या ऑप्शंस आ जाते हैं? दो ही ऑप्शंस आ जाते हैं। एक तो आप खुद जाके ड्राइविंग सीट पे बैठ जाओ, गाड़ी चलाओ, या फिर आप उसको मजबूर करो कि आप जैसे बोलोगे वैसे वो गाड़ी चलाएगा। फिर आप पिस्तौल लेके उसके पास खड़े हो जाते हो या फिर उसको धक्का मारकर आप ड्राइविंग सीट पर बैठ जाते हो, डजंट मैटर। अगर बाकी लोगों की जान बचानी है तो आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और ये दो ही चीज़ आप कर सकते हैं। एक तो आप प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में उतर जाइए, राजनीति में उतरकर सिस्टम को ठीक करिए। अगर वो नहीं हो रहा है तो आपका जो रिलीजियस या फिर जो धार्मिक एकता है उसको आप दिखाइए और सरकारों को आप मजबूर करिए। देखिए, आज भी हमारे देश में 70% हिंदू है, लेकिन फिर भी इन हिंदुओं को सीरियसली नहीं ले रही है सरकार। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हिंदू बटा हुआ है। अगर उनको सिर्फ वोट से ही लेना देना है तो हमको एक होना पड़ेगा। हमारे अंदर जो भी झगड़े हैं उन झगड़ों को हमको भूलना ही पड़ेगा। हमको एक होकर सरकार को हमको मजबूर करना पड़ेगा कि हम जैसे चाहते हैं वैसे सरकार काम करे।
या फिर राजनीति। ये सिर्फ दो ही ऑप्शंस हमारे पास है और इन दोनों ही ऑप्शंस के ऊपर हम लोगों को काम करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ऑप्शन के ऊपर हम काम करेंगे और सोल्यूशन मिल जाएगा, नहीं, हमको दोनों ही ऑप्शंस पर काम करना पड़ेगा। तो इस दिशा में आप लोग विचार करें और आज की जो मेरी बात है इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं ये प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार मैं आपको चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ कि आप अगर मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। सो इसलिए प्लीज़ सपोर्ट मी। सपोर्ट करने का मतलब मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा, मैं मेरा गूगल पे का नंबर आपको देके मैं बहुत समाज के लिए काम कर रहा हूँ, मुझे डोनेट करिए, ऐसा मैं नहीं कह रहा। मैं क्या कह रहा हूँ आपको, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। इतना भी नहीं कर सकते आपको करना पड़ेगा। अगर मैं इतनी रिस्क ले रहा हूं तो आपको उतना काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इमीडिएटली मुझे आप सपोर्ट करिए। फिर अगले पॉडकास्ट में आऊँगा मैं आपसे मुलाकात करने के लिए। तब तक ख्याल रखिए खुद का, उनका भी ख्याल रखिए जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। आज थोड़ा गुस्से में हूँ लेकिन फिर भी लव यू ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम एंड नमस्कार।